कुछ पूछना है? ठीक है, तो क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब ये सारी चीज़ें जिसको भी आती है, कल भी रिपीट किया गया था, जिसको भी सारी चीज़ें आती हैं और जिसके पास कम से कम 15 बहनों की टीम है, वो ट्रेनर की पोस्ट के लिए बोल सकता है। बट उसके लिए ये है कि मीटिंग लेना आना चाहिए और जितना भी सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई है, वो सारी उनको आनी चाहिए। क्योंकि एक ट्रेनर का जो काम होता है, वो होता है अपनी टीम के हर एक समस्या का समाधान करना, अपनी टीम को मोटिवेट करना काम करने के लिए। तो हर चीज़ के बारे में अगर ट्रेनर परफेक्ट है, तो वो अपनी टीम को बहुत अच्छे से सँभाल सकता है। तो जो भी बहन ट्रेनर की पोस्ट पे काम करना चाहती है और जिसको ये सब बताया गया है वो आता है, तो वो अपने ट्रेनर को बोल सकती है, मुझे बोल सकती है, ताकि उसके बाद आपका काम देख के, आपकी नॉलेज देख के आपको फिर उस पोस्ट के लिए मतलब रखा जाए। तो ये सभी ध्यान देंगे। कोशिश करो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखो जब हम कोशिश करते हैं तो हम आगे ज़रूर बढ़ते हैं। अभी आपने सोशल अवेयरनेस के रूप में आप काम कर रहे हो, बहुत बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। परमेश्वरी जी देखो स्कूलों में जाके कितनी अवेयरनेस कर रही है। बहुत सारी बहनें हैं जो अलग-अलग जगह पे जाके वो जितना उनसे कर बन पा रहा है, उतना कर रही है। परिणाम भी आएँगे क्योंकि एकदम से परिणाम नहीं आते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। अभी हमें अपना नंबर हम छोड़ रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। एक बार जितना हो सके हम अपनी जानकारी दूसरों तक पहुँचाते हैं। बाद में उसके रिज़ल्ट आने शुरू होते हैं। तो इसमें क्या है कि हमसे जितना बन बनता है उतना हमें प्रचार करना चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो, स्टेटस के माध्यम से हो, ब्रॉडकास्ट ग्रुप के माध्यम से हो। आप अपने एरिये में महिलाओं को डेमो दिखा के भी मतलब बता सकती हैं। यानी ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ऑनलाइन में ज़्यादातर आता है व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फ़ेसबुक पे पोस्ट डालनी, मतलब वो सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे स्टोरी वग़ैरह लगानी और वीडियो बनाना, ठीक है? वो सारी चीज़ें ऑनलाइन में आएँगी क्योंकि वीडियो बनाओगे, ऑनलाइन ही आप उस वीडियो को सेंड करोगे, जो भी क्वेरी आपके पास आती है, वहाँ पे आप वो वीडियो भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन में आएँगी और ऑफ़लाइन में आता है, मान लीजिए आपको किसी को पर्सनल में जाके वहाँ पे डेमो दिखाना, वो आपकी आंगनबाड़ी हो सकती है, वो आपका हॉस्पिटल हो सकता है, वो आपके स्कूल हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें वो सारी ऑफ़लाइन में आती है। अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए गोविंद भैया ने कल एक पोस्ट डाली थी, जिसमें फ्रेंड्स की लिस्ट बनाना आपको बताया गया था। वो सभी को समझ आई या नहीं आई? आई नहीं, किसको नहीं आई? जिसको समझ नहीं आई, वो एक बार हैंड रेज़ करे, ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा क्लियर किया जाए। क्योंकि देखो जो पोस्ट डाली जाती है, वो बहुत मेहनत करके बनाई जाती है पहले, उसके बाद वो ग्रुप में डाली जाती है, ताकि उसका लाभ सभी बहनें ले सकें। और फिर भी अगर वो समझ में ना आए, तो फिर फ़ायदा क्या है? ठीक है? एक तो ना एक अपनी हैबिट बनाओ कि अगर समझ में आ रहा है, तो फिर भी कमेंट करो उसके नीचे कि हाँ, आपने बहुत अच्छी पोस्ट डाली और ये मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ में आया। ठीक है? कोई मतलब 2 अक्षर आप लिख लिख सकते हो, वो लिखिए। उसके बाद जो समझ में नहीं आया, जिसको नहीं आया, वो भी उसको नीचे स्लाइड करके लिखे कि मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। क्योंकि क्या होता है अ, ओहो! ये किसने किया है? ये मैंने किया है दीदी, कोई नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो जिसको समझ में नहीं आता है वो कम से कम वो बताए, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य ये है कि हर बहन तक हम महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बहनें उसको समझें। तो इस पर्पज़ से हाँ, वो जो पोस्ट थी वो गोविंद भैया ने तैयार की थी कि आप अपनी लिस्ट को कैसे बढ़ा सकती हैं।
लिस्ट को बढ़ाना। ठीक है, तो मैं तो ये चाहूंगी कि भैया वही पोस्ट अगर एक बार आप यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करके थोड़ा सा उसके बारे में बता दे ताकि वो क्लियर हो जाए। कुछ बहनों के हैंड रेस थे जिनको समझ में नहीं आया है, और फिर मैं भी चाहती हूँ कि उसको एक बार आप थोड़ा सा क्लियर करके बताएं। दीदी ये स्क्रीन है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है भैया। एक तो सबसे पहले उनसे विनती करूंगा कि जो जैसे ही व्हाइट बोर्ड चालू होता है तो अब लोग अपनी अपनी उंगली करनी शुरू कर देते हैं, ये अभी भी उंगली कर रहे हैं। क्या बात है, अपने मोबाइल को थोड़ा दूर नहीं रख सकते? जरूरी है मोबाइल के साथ छेड़खानी करना? अब किसको किसको दिख रहा है? एक तो इस पे अभी मैं दोबारा दोबारा व्हाइट बोर्ड चलाता हूँ। ये इन्होंने कर क्या दिया, इस पे लाइनें खींच दी। एक मिनट। note। अब ये दिख रहा है? नहीं, ये नहीं, अभी तो कुछ नहीं। ये नहीं दिख रहा। नहीं। व्हाइट बोर्ड ही लाना पड़ेगा। मैं सोचा नो, मैं फिर कह रहा हूँ मोबाइल से कोई छेड़खानी ना करें व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है। हम्म। ये नजर आ रहा है? दीदी नजर आ रहा है? नजर तो आ रहा है पर बहुत छोटा है भैया। बहुत छोटा है। एक मिनट, इसको हम्म। और बड़ा करता हूँ। अब अब कुछ नजर आ रहा है? हाँ, अब कुछ थोड़ा सा बड़ा हुआ। हाँ, अब बढ़िया है। बिल्कुल। अब अच्छा नजर आ रहा है। ठीक है। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी तरह का बिजनेस हो, उसमें लिस्ट का होना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या अपना खुद का बिजनेस हो, उसमें भी शुरुआती अवस्था में अगर हम प्रैक्टिकल रूप में भी जमीनी स्तर पे शॉप वगैरह खोलते हैं तब भी हम लिस्ट बना लेते हैं कि भाई किसको किसको बताना है कि मैंने अपनी दुकान खोली है, मेरे बेटे ने डॉक्टर की दुकान खोली है, मेरे मतलब किसी का भी किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। तो उसके लिए लिस्ट बना। ओ भैया क्या है, किसको तकलीफ हो रही है उंगली करने की आदत आए? हम्म। अभी मेरे को पूरी समझ नहीं है इसका जूम का, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग जो मर्जी उंगली करते रहोगे हाँ स्क्रीन पे। लाइन खींचने का बहुत सख्त, अपने घर में दीवार पे खींच लो, दिवाली पे पेंट करा रखा है। ठीक है। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है लिस्ट के लिए। अब लिस्ट बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप हम सभी को फ्रेंड्स मालूम है, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, सबसे ज्यादा जो लिस्ट होती है ना इंसान के जीवन में, फ्रेंड्स की लिस्ट होती है। हर किसी को दोस्त से ज्यादा होते हैं क्योंकि जीवन में बचपन से लेके हर उम्र तक दोस्त ही बनते रहते हैं। रिश्तेदारी जो है वो तो लिमिट होती है। भाई एक माँ होंगे, एक बाप होंगे, दो चार मौसा मौसी होंगे, दो चार भाभी होंगी, दो चार ऐसे होंगे, इनकी गिनती होती है। लेकिन फ्रेंड्स अनगिनत होते हैं और समय समय पे बदलते रहते हैं। तो हम फ्रेंड्स से समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स की जो स्पेलिंग है, FRIENDS, ये डी एक छूट गया। ठीक है, वो अभी टाइप करते हुए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फैमिली, आपका परिवार, आपके परिवार में जो भी हैं,
उनका आप नाम लिख लें। आर से रिलेटिव, रिलेटिव जो हैं आपके रिश्तेदार हैं उनके नाम लिख लें। आई, इंस्टीट्यूट, जहाँ आपने पढ़ाई करी है, कॉलेज है, स्कूल है। बचपन के स्कूल का तो बहुत कम ही होता है, बहुत लोग 5वीं क्लास में पढ़ने वाले जो फ्रेंड्स होंगे उनके तो नाम आपको नहीं मालूम होगा, समय आते आते भूल जाते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट में जो होते हैं उनको उनके साथ याद रहता है, तो उनके नाम लिखें। नाम लिखिए, नंबर। भैया क्या दिक्कत है यार? एक्चुअली क्या बात है, आप जब यहाँ कुछ कर देते हो ना तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, बोलते हुए अच्छा नहीं लगता जब ये पता चलता है आंखों के सामने एक खाली सी लाइन आ गई दोबारा। ई से इम्प्लाई, हर इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं कार्य कर रहा होता है, तो वो कार्य, जो कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है, कलीग्स जो किस जिसको कह सकते हैं, जो आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं, उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। उनमें से जरूर कुछ ऐसे होंगे जिनको के साथ आपका उठना बैठना बोल चाल ज्यादा होती है, तो आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। नेबर्स, पड़ोसी, पड़ोसी हर घर में जो भी हैं आपके, कम से कम 10-15 पड़ोसी तो होते हैं, ज्यादा तो ना सही, तो कम से कम 2 4 5 10 को तो जानते हैं, जिनके साथ उठना बैठना होता है, बातचीत करते हैं, तो उनके नाम और नंबर लिख लीजिए। डी से आप डॉक्टर और डेंटिस्ट को ले सकते हैं। और एस से स्ट्रेंजर, अजनबी। इन सभी लिस्ट के बाद, भैया अगर मेरे को पकड़ में आ गया ना कि ये काम कौन कर रहा है, तो उसकी खैर नहीं है। ठीक है, आज नहीं तो कल पकड़ में आ जाएगा, धीरे धीरे मुझे भी चलाना आ जाएगा कि हाँ ये चला रहे हैं, ये जो छेड़ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे कर दे रहे हैं, लाइनें खींच रहे हैं। तो ये अपनी लिस्ट, जैसे सारी लिस्ट आपकी फैमिली। यहाँ क्या है कि हमारे इस बिजनेस में जो फ्रेंड्स, रिलेटिव और इंस्टीट्यूट में जो आपके कलीग्स है, इन पे तो थोड़ा देर से बात करते हैं। हम फ्रेंड्स और रिलेटिव की बात करते हैं। हम अपने फैमिली को और रिलेटिव्स को जब हम बताते हैं, तो क्या करेंगे, आपका थोड़ा बहुत हौसला बढ़ाएंगे, कोई लोग निगेटिव बोलेंगे, कुछ बातें करेंगे। लेकिन यहाँ इन दोनों से आपको शुरुआती अवस्था में प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये जो लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके परिवार हैं, वो आपसे नाता नहीं तोड़ने वाले। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन हो जाएगा कि आप इनको बैठा के, इनसे बैठ के बातचीत करते हुए आप अपना डेमो दे सकते हैं, स्वास्थ्य फ्रीडम के केयर के बारे में बता सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो यही इन्हीं सब पे प्रैक्टिस करते करते, पहले सबसे पहले शुरुआत होती है फैमिली से, फिर रिलेटिव्स, फिर इंस्टीट्यूट एम्प्लाई जो भी हैं, नेबर्स, और सबसे आखिरी में स्ट्रेंजर, अजनबी। जो ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। और अजनबी से बात करना शुरू में अटपटा सा लगता है, लेकिन जब हमें शुरू से फ्रेंड्स के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर और इन सभी के साथ बात करते करते, अपने उद्देश्य को लेके, अपनी संस्था को लेके, अपने काम को लेके जब हम बात करते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाता है। और उस प्रैक्टिस के आधार पे फिर हम अजनबी से बड़े आराम से बात कर लेते हैं। एक पुस्तक है, लोक व्यवहार, लोक व्यवहार नामक पुस्तक है। जिन्हें भी नेटवर्क मार्केटिंग की करनी हो, तो वो पुस्तक जरूर पढ़ें, लोक व्यवहार। क्योंकि अपने फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और नेबर्स, इनसे हमारा व्यवहार करना हर किसी को आता है, हर किसी को आता है, सबके अच्छे। लेकिन स्ट्रेंजर से जो लोक व्यवहार है, वो किस तरीके से बनाया जाता है, उसके लिए आपको, अगर उस पुस्तक को पढ़ेंगे कि किन शब्दों को, किन बातों को शुरुआत कर सकते हैं, कौन सा बहाना कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मेरे बगल में अब ट्रेन में बैठे हुए सारे मेरे जानकार तो हैं नहीं, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त या मेरे परिवार जा रहे होंगे साथ में। बाकी लोग हमारे जो हैं अजनबी हैं हमारे लिए, जिनको हम पहली बार देख रहे हैं। तो हम उनसे बात कैसे करें? सबसे पहले हमें उनके बारे में ही पूछना होता है, उनके परिवार के बारे में पूछना होता है, उनके काम के बारे में पूछना होता है। फिर बात करते करते अपने काम के बारे में, फिर वो क्या होता है कि जब हम उनके काम के बारे में पूछते हैं, उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, तो फिर वो हमारे काम के बारे में पूछते हैं कि आप क्या करते हो। तब आप कह सकते हो कि मैं तो ऐसे जॉब करता हूँ एक अच्छी कंपनी में, या घर में हाउस वाइफ हूँ, लेकिन साथ के साथ समाज में जागरूकता बढ़े, माँ बहन बेटियों के गर्भाशय के रोग ना हो और वो रोग मुक्त रहें, उनके लिए एक सोशल अवेयरनेस का कार्य करती हूँ।
इस तरीके से आप अपनी बात करें। तो जो आप शुरू में जो काम कर रहे थे, जो आपने बताया कि मैं इस काम को करता हूँ, मैं ये जो मेरी नौकरी है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये मैं इस तरीके से करता हूँ, मेरा बिजनेस है, उससे उसको उतना ज्यादा लगाव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने इस बात को कहते हैं कि मैं सामाजिक जागरूकता लाता हूँ, स्वदेशी चिकित्सा के प्रति हम सामाजिक जागरूकता ला रहे हैं, जिसमें माँ बहन बेटियों को खास रखा गया है कि उनकी जो गर्भाशय और मासिक धर्म की समस्याएं हैं, उनसे कैसे निजात पाएं। तो एक संस्था के साथ मिलके, पूरी टीम के साथ मिलके हम लोग जागरूकता करते हैं। अच्छा, कैसी टीम है, क्या है, तो आप उनको बता सकते हैं, या फिर आप पूरी बात ना उगल के आप उनको अपना एक विजिटिंग कार्ड, अपना नंबर दे सकते हैं, नंबर एक्सचेंज कर ले सकते हैं। बोल सकते हैं, ट्रेन में तो खैर लंबा समय रहता है तो आप पूरा दे भी सकते हैं, लेकिन आप बस के स्टॉप पे हैं या कभी किसी शॉप के आगे खड़े हैं, आप लाइन में हैं कोई सामान लेने के लिए, पोस्ट ऑफिस में लाइन के लिए खड़े हैं, टिकट बना रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, वहां पे आपका और सामने वाले का भी समय कम है। तो वहां पे बस कम शब्दों में बातचीत को छेड़ के अपना नंबर एक्सचेंज करना है। नंबर एक्सचेंज करने के बाद ऐसा भी नहीं है कि आए और शाम को ही चालू हो गए कि जी कल हमारी मीटिंग में आ जाइएगा। नहीं, आप उनको आराम से 1-2 दिन बाद आप उनको फोन मिलाइए। हाँ जी, मैं बैठी थी तो एक अपना आपका नंबर देखा था तो मुझे याद आया कि आप यहाँ पे मिले थे, तो सोशल अवेयरनेस की जो बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। वो अपने आप खुद ही बोलेंगे। तो ऐसा है, आज हमारी ना एक बहुत अच्छी मीटिंग होने वाली है। शाम को एक अच्छे स्पीकर आने वाले हैं, हमारी टीम लीडर आने वाली है, ट्रेनर आने वाली है, या जो भी है, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय देते हुए आप उसमें आ सकते हैं, वहां पे आके, और घर से ही जूम मीटिंग आ सकते हैं, कोई आपको बाहर आना नहीं है, तो वो मीटिंग में आ सकते हैं। मतलब उनको इनवाइट करना है मीटिंग के लिए, क्योंकि जब मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग का माहौल अलग होता है, यहाँ पारिवारिक माहौल है। और तो इस तरीके से हम अपने इस बिजनेस को, जो अगर बिजनेस करना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ बिजनेस तो नहीं, मैं इस परिवार को बढ़ाना चाहता हूँ, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहन बेटियां, माँ, इनको प्रयोग में लाएं और वो अपने परिवार को स्वस्थ रखें। और जब इस विचारधारा से, इस प्लेटफॉर्म से वो जुड़ जाते हैं, अगर यूजर के बजाय हमारे साथी सहयोगी बनते हैं, तो हमारा वही काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो एक और जिम्मेवारी उन्होंने निभा ली, यूजर से छोड़ के वो हमारा प्रमोटर के रूप में हमारे सहयोगी बन गए, कंधे से कंधे मिला के चलने वाले बन गए। तो ज्यादा से ज्यादा हमें कंधे से कंधे मिला के चलाने वाले ही ढूंढने हैं, उनको ही ढूंढ के कार्य करना है। इनके ढूंढने के कार्य में हमारे साथ जो होने वाला है, वो हमारे को यूजर मिलने वाला है, कंज्यूमर मिलने वाला है। क्योंकि आज सबसे बड़ा बहाना है समय नहीं है, बस किसी के पास समय नहीं है। पैसा लगाना, किसी के लिए 1200 रुपये लगाना हो सकता है, 100 में 90 आदमियों के लिए तो कम से कम नहीं है 1200 रुपये लगाना, क्योंकि आराम से लगा सकते हैं। लेकिन 100 में 101 आदमी के पास समय नहीं है, समय 101 आदमी के पास नहीं है। क्योंकि हर इंसान का अपना जीवन जैसे ही शुरू है, कोई बेला नहीं बैठा हुआ है, उसने अपने अपने आप को माइंड सेट कर रखा है कि मेरे को ये काम है, ये काम है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस काम को क्यों करूं। लेकिन जब वो मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में आके देखते हैं कि हाँ जी, इन्होंने भी तो समय निकाल के यहाँ पे आ रहे हैं, तो कोई तो खास बात है जो यहाँ पे 1-1 घंटा मीटिंग में आ रहे हैं, कोई तो खास बात है। तो मीटिंग में इनवाइट करना बहुत जरूरी है। और लिस्ट बनाने का ये सबसे सरल तरीका है। और इस जी दीदी। जी। एक तो लिस्ट सबकी मतलब बनानी आनी चाहिए और बनानी ही है। दूसरा, अपना उद्देश्य सबने क्लियर करना है। क्योंकि अक्सर जो देखा जा रहा है, वो सिर्फ मतलब ये है कि बिना उद्देश्य के आप लोग काम कर रहे हो, कोई मोटिव लेके नहीं आए हो। आपका क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हो, क्या किस लिए यहाँ पे ज्वाइन हुए हो, अगर ये क्लियर नहीं होगा, तब भी हमारा काम आगे नहीं बढ़ता है। जब तक ये नहीं पता होगा कि मुझे जाना कहाँ है, तब तक चीजें क्लियर नहीं होती है, ये सच्चाई है। हम सब बहनें, ज्यादातर मान लीजिए महिलाएं ही हैं, हाउसवाइफ हैं। उनका मान लीजिए ये था कि भई चलिए ठीक है, हमने ज्वाइन कर लिया और ठीक है, हो रहा है, किसी का अच्छा हो रहा है,
किसी का मतलब वहीं स्लो है। तो कारण क्या है उसका? कारण ये है कि या तो वो सिर्फ़ ये है कि भई यहाँ अपने तक ही सीमित है, या कोई उन्होंने उद्देश्य निर्धारित नहीं किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, एम लेके चलना, लक्ष्य लेके चलना। और जब यहाँ समाज की बात आती है, तो हमें हर किसी को ज़रूर बताना चाहिए। हर किसी को बताना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अगर नेटवर्किंग में कामयाब होना चाहते हो, किसी न किसी जब इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ ही गए हैं, तो क्यों ना एक अच्छा अपना एक अच्छा मान लीजिए वजूद बनाएँ, अपना एक अच्छा ये लगाओ कि इमेज बनाएँ। ऐसी इमेज जो दूसरी और बहनें हैं वो आपसे बात करना चाहें, आपके संपर्क में आएँ, एक अपनी अच्छी पहचान बनाएँ। तो उसके लिए क्या है कि हमें समाज के साथ मिलके या समाज को कुछ देना पड़ेगा पहले। उनको पहले विश्वास में लाना पड़ेगा। उनको छोटे-छोटे इलाज बताने शुरू करने पड़ेंगे, उनकी जैसी भी परिस्थितियाँ हों उसी के हिसाब से। जो भी कर रही हैं, जैसे परमेश्वरी जी देखो आजकल बहुत अच्छा काम कर रही है, नीतू जी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वो सामने नज़र आता भी है, दिखता है, उनके अंदर की वो भावना दिखती है। सुनीता शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो वो दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है कि दिख नहीं रहा है। तो वो दिख रहा है और वो आगे भी बढ़ रही हैं। कहीं न कहीं उनके अंदर वो हौसला आ रहा है। आज वो सिर्फ़ हाउसवाइफ़ के टैग से निकल चुकी हैं। उनके जैसे ही मान लीजिए उन्हें स्कूलों में गए, अब देखो स्कूलों में इतने सारे बच्चों के सामने अगर वो डेमो कर रही है, वहाँ पे अपनी बात को रख पा रही है, तो उसके लिए कितना आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। बहुत आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं है कि गए और बोल आए। नहीं बोल सकते। अगर आप अपने अंदर मान लीजिए उतनी शक्ति नहीं है, तो आप बोल ही नहीं सकते वहाँ पे जाके। और अगर आपने एक बार बोल दिया, तो ये मानिए कि आप बहुत अच्छे एक धीरे-धीरे बहुत अच्छे वक्ता बन जाएँगे, जो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से हर किसी के सामने रख सकते हैं। बात को रखना, ये भी एक बहुत मतलब ये लगाओ कि कला होती है। अगर बात को आप अच्छे तरीके से, अच्छे शब्दों के साथ रख रहे हैं, तो सामने वाला प्रभावित होता ही होता है। और एक ही बात के शब्दों को आप फेर-फेर के रख दीजिए, शब्द वही हैं, आगे-पीछे कर दिया, उसका भाव बदल गया, तो फिर आपको कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। कोशिश करो 5-7 महिलाओं को इकट्ठी करके वहाँ पे अपनी बात कहना। उन बहनों को आप जानते हो, ये है, वो आपकी रिलेटिव होंगी, वो आपकी पड़ोसनें होंगी, आप उनको हर रोज़ उनसे बात भी करते हैं। लेकिन जब एक पर्टिकुलर विषय को लेकर आप किसी के साथ बात करते हैं ना, तब देखना आप अपने अंदर कितना बदलाव महसूस करते हैं। एक सामान्य-सी बात करना वो अलग है और एक पर्टिकुलर विषय को लेकर बात करना वो अलग है। इस चीज़ को सभी अनुभव करना। और जब अनुभव करोगे तो आपकी जो अंदर की जो आत्मविश्वास है वो दुगना हो जाता है। 2 मीटिंग लेने के बाद ही दुगना हो जाता है। 1 मीटिंग लेने के बाद हौसला आता है और जब दूसरी मीटिंग आप लेते हो ना, तो ये समझिए कि आपको लगता है कि हाँ, अब मैं कुछ कर रही हूँ। हाँ, मतलब अंदर से इतना बोझ निकलता है कि बहुत ज़्यादा। देखिए, जब इस प्लेटफ़ॉर्म से हम नहीं जुड़े थे मेरा तो ख़ैर शुरू से थोड़ा-सा ये रहा है कि भई टीचिंग में रही हूँ प्लस 2 करने के बाद थोड़ी-सी कंडीशन मतलब ऐसी थी परिवार की, तो मैंने खुद की पढ़ाई टीचिंग करके ही की है। तो टीचिंग में व्यक्ति बोलना फिर भी सीख जाता है, लेकिन छोटे बच्चों के सामने बोलना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से विषय था, सिर्फ़ पढ़ाना ही था। फिर भी जब स्टेज पे आते थे ना, तो मतलब टाँगें काँपने लगती थी। तब इतना हौसला नहीं आता था, कहीं न कहीं हेजिटेशन होती थी, लेकिन जब तक फेस नहीं किया तब तक। और जब फेस कर लिया, 1-2 बार फेस कर लिया, अब पता ही नहीं चलता और अब ना पहले से तैयारी करनी पड़ती है। पहले तैयारी करनी पड़ती थी और मज़े की बात मैं ये बताऊँ, जो तैयारी करके गए हैं ना, जो मान लीजिए मैंने पेज वहाँ मतलब लिख लिया, पहले से ही पढ़ लिया और जब वहाँ पे स्पीच होती है ना, तो पेज से कुछ भी याद नहीं रहता। ये भी सच्चाई है। जो मतलब कई बहनें पूछती हैं, मेरा ना वहाँ स्कूल में डेमो है, मैं क्या-क्या बोलूँ? नीतू जी का भी फ़ोन आया था एक बार
कि मतलब दीदी बताइए, मेरा ना पहले ही डेमो है, मुझे क्या क्या बोलना है, पहले क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है। मैंने कि कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पे सिचुएशन के अनुसार हमें नहीं पता, वो पहली बात हमें आखिरी में बोलनी पड़ेगी, और वो आखिरी वाली बात हमें पहले पे बोलनी पड़ेगी। अगर हम पेज के चक्कर में रहे तो हमारा सारा जो वहां पे सिचुएशन होती है, हमें हमेशा उसी के हिसाब से बोलना होता है, पेज के अनुसार हम बोल ही नहीं सकते। तो ये मैंने देखा है कि जितनी मर्जी तैयारी कर लो, पहले पेज भी तैयार कर लो, लेकिन एक्चुअली वहां पे बोला कुछ और ही जाता है। अब वो बोलने की हिम्मत आती कहाँ है, जब हम छोटे छोटे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, यहाँ पे इतनी बहनों के सामने हम बोलते हैं। उसके बाद फिर मीटिंग में बोलते हो आप लोग, फिर आप अपने मोहल्ले में बोलते हैं 5-7 लेडीज के सामने, फिर आप स्कूलों में बोलते हैं। तो सच में बहुत डिफरेंस आता है, और अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है, इतना मन हल्का होता है कि हाँ, अब मैं कुछ कर रही हूँ, अब मैं कुछ कर रही हूँ, और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज जब हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना, अरे बोलना सीखो, बोलना सीखो, तो जब हमारे साथ वे सिचुएशन होते तब हमें समझ में आता है कि ये चीज कितनी डिफरेंस है। आजकल हर पेरेंट सोचता है कि मेरा बच्चा स्टेज पे जाके बहुत अच्छा वक्ता बने, बहुत अच्छा वक्ता बने। तो उसके लिए हम उसको बचपन से ही प्रिपेयर करते हैं, वो बचपन से हो भी जाता है, क्योंकि बचपन में सारी चीजें मतलब इतना मायने नहीं रखती, वो बचपन से जो सीखता है वही बड़ा होके बन जाता है। लेकिन जिसने बचपन से नहीं सीखा है, और इस स्टेज पे आके अगर हम ये चीज सीखें, तो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन हो जाता है ये, लेकिन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो आप सब ये चीज सीखिए, बोलना सीखिए, एक अच्छी वक्ता बनिए, क्योंकि जो जितनी अच्छी वक्ता होगी, जो जितनी अच्छा बता पाएगी, अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाएगी, उसका काम भी उतना ही अच्छा चलेगा। ये रियलिटी है। और जो नहीं बोल पाएगी, वो चाहे जितना मर्जी अच्छा मतलब डेमो दे सकती है, जितना मर्जी अच्छा वो बता भी सकती है, लेकिन बता ही नहीं पाई, तो फिर फायदा क्या है? कोई फायदा ही नहीं है। आज बड़े बड़े राजनेता है, वक्ता ही तो हैं, लोगों को अपनी बातों से ही तो इम्प्रेस करते हैं। और क्या कला है उनके अंदर? कुछ भी नहीं है। जो इतने बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन हैं, वो उसके अंदर भी तो वही है, वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रख पा रहे हैं। तो ये हमें भी सीखना है, और हम सब बहुत अच्छा कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, बहुत सारी बहनें कर रही हैं। अच्छा, कुछ बहनें जो अभी मतलब बोल के आई है, एक तो माइक में ही बोल के आई है, सुनीता शर्मा जी। तो कुछ बहनें अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, जिन्होंने पहली बार किसी बड़े स्टेज को फेस किया था, तो कैसी फीलिंग थी, और फेस करने के बाद कैसी फीलिंग थी। तो एक बार जरूर शेयर करें हैंड रेज करके। सुनीता शर्मा जी, अनम्यूट करना पड़ेगा, या खुद हो पाएगा? दीदी कर रहा हूँ। ठीक है। जी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हो गया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, हाँ जी, जी। आ रही है। मैंने भी पहली बार मेरा एसटीसी कॉलेज में मैं गई थी यहाँ पर। और जो है मैंने वहां पे माइक में मैंने फर्स्ट बार बोला। तो मैंने 2-3 बार जो है उनको पूछा कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। तो सब स्टूडेंट्स ने कहा हाँ आपकी क्लियर आ रही है आवाज। तो मैंने भी फर्स्ट बार बोला तो मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे भी बड़ा प्राउड फील हुआ। जैसे कि पता नहीं क्या, मतलब बड़ी अजीब सी अच्छी, बड़ी अच्छी सी फीलिंग हुई मुझे। और आज का ही मैंने थोड़ा सा मैं लेटेस्ट आज से एग्जांपल बताना चाहती हूँ मैं, कि आज सुबह मैं सब्जी मंडी गई थी वहां पे। तो एक जो है मतलब कॉन्स्ट मतलब एक लेडी जो थी जिसने पुलिस की ड्रेस पहनी हुई थी। मैं उनके पास गई, मैंने उनसे गुड मॉर्निंग किया, फिर उनको बोला कि मैडम आप कौन सी वहां पर मतलब कौन से पुलिस स्टेशन में है आपकी ड्यूटी है। तो कहते कि मैं तो जो है ना मैं वो हूँ, मैं ट्रैफिक में हूँ।
मैं तो इसलिए मैं तो वहाँ सिंगल लेडी हूँ, बट फिर मैंने बताया कि मैडम मैं ऐसे ऐसे पुलिस की अपनी लेडीज की जो प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में हम लोग इलाज बताते हैं उनका। तो मैंने उनको बताया, तो आप उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर आपका ये बहुत अच्छा काम है, और आप ऐसा करिए कि हमारे यहाँ पुलिस लाइन है, आप उसमें जाइए, वहां को आप 100 से भी ज्यादा आपको जो है फीमेल्स मिलेंगी। तो उन्होंने तो मुझे बोला कि आप आज ही जाइए। उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे दो पुलिस इंस्पेक्टर मिले। मैंने उनसे भी बात करी, मैंने गुड मॉर्निंग सर, मैंने कहा मैं ये काम करती हूँ, सोशल काम करती हूँ मैं। तो मैंने बताया उनको। तो मैंने कहा सर आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है सर, वहाँ फीमेल्स वगैरह हैं? तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि हम पुलिस लाइन से आए हैं, और अगर आपको मीटिंग करनी है तो आप जो है वहां पर आके करिए, वहां पे बहुत सारे फीमेल्स हैं। तो ये आफ्टर दिवाली के बाद मीटिंग मेरी फिक्स हुई है पुलिस लाइन में। बहुत बढ़िया। ये वो पुलिस वाले हैं जिनसे बात करने में भी डर लगता है कि मतलब कैसे बात करे और क्या सोचेंगी, पता नहीं है बात करेंगी ना करेंगी। ये फीलिंग सबसे पहले आती है जब कोई हम्म। पुलिस वाला हमें दिखता है या पुलिस वाली दिखती है। और इस आपके अंदर जो इतनी मतलब ये लगाओ इतना आत्मविश्वास आया है, वो आया इसी से है कि आपने कई स्कूलों में जाके पहले वो चीज कर चुके हम्म। हैं। जब कर हाँ। चुके होते हैं ना, तब ये लगता है कि अरे ठीक है, ये भी तो नॉर्मल व्यक्ति है, इनको भी तो समस्याएं हो सकती है। तब अपने अंदर सिर्फ ये चीज होती है कि चलिए ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, ना ही कर देगी। यही हाँ, चीज होती है ना। मैं भी दीदी यही सोच के बात करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मना ही तो करेंगे, कोई बात नहीं। हमेशा हम्म। मैं जो है मुझे जो भी मिलता है ना, अब बस मैं यही सोचती हूँ, ज्यादा से ज्यादा मना करेंगे, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। या तो हम्म। हाँ कर देंगे या मना कर देंगे। तो मैं तो हम्म। सोचती ही नहीं हूँ, और मैं तो बात करने लग जाती हूँ मैं। और कहीं पे पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है, कहीं पे नेगेटिव भी आता है। तो ये तो हम्म। जो है इसके दोनों पहलू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मेरी कल एक मीटिंग है, मैं जो है वो मैं कल सुबह की मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद जो मेरी मीटिंग होगी उसका एक्सपीरियंस मैं आपको कल शाम को शेयर जरूर करूंगी। कल मेरी एक बड़ी मीटिंग है, बहुत बड़ी मीटिंग है मेरी कल की, वो मैं कल शाम को सुनीता शेयर शर्मा करूंगी जी। सबको। जी, सुनीता शर्मा जी, क्या स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ने से पहले कभी सोचा था कि सोशल यानी जागरूकता, समाज में जागरूकता ऐसे मैं कर पाऊंगी, या फिर मैं कभी कोई ऐसी मीटिंग, ऐसी जगह पे जा पाऊंगी, या ऐसा काम मैं कर पाऊंगी, कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन मैं शुरू शुरू में मुझे थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा था जब मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे मेरे दिमाग में बस यही घूमता रहता है सुबह उठते ही कि मुझे किससे बात करनी है, मेरे को किसको बताना है, क्या करना है, आज क्या करना है, आज क्या करना है। मुझे घर की चीजें कुछ याद नहीं है। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं तू ना कहीं मुझे मत भूल जाना, कम से कम मुझे तो टाइम पे खाना बना के दे देना। मैं भी हंसने लग गई, मैंने कहा हाँ ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि शुरू में मज़ा इसलिए नहीं आता जब हमें लगता है अरे कुछ हो तो रहा नहीं है, मैंने पैर तो ले लिए, अब ये हाँ। जाएँगे कहाँ? जब ये जाएँगे नहीं तो मेरा काम कैसे आगे बढ़ेगा? फिर मैंने हिम्मत की और फिर मैंने अपने आस-पास बताना शुरू किया, फिर अपने और ज़्यादा विस्तार किया, स्कूलों का मतलब चॉइस आई भई हाँ, वहाँ जाना चाहिए। तो फिर जैसे-जैसे एक आगे दीदी बढ़ती है, एक वैसे-वैसे दीदी मैं सोच भी एक बढ़ती है। एक जी। दीदी मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मैंने परमिशन ले ली है गवर्नमेंट शिक्षा विभाग से। तो अब अच्छा। मेरा जो है प्राइवेट स्कूल कॉलेज सब चीज मेरे मतलब कहीं पे भी जा सकती हूँ बिना रुके। मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, किसी भी गांव में जाके मैं जो है अपनी प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ, लेक्चर दे सकती हूँ, मैंने परमिशन ले ली है। चलिए, बहुत-बहुत बढ़िया और बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके इस थैंक यू, कार्य के थैंक लिए। यू। और जो आप कर रहे हैं सच में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आप सभी भी कर सकती हैं क्योंकि ये अलग जगह से हैं, आप सभी अलग-अलग जगह से हैं। तो अगर हम सभी ऐसे हिम्मत दिखाएँ, तो हम सच में बहुत जल्दी बहुत बड़ी जागरूकता ला सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुनीता जी, सच में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
थैंक यू दीदी, ये सब आपकी बदौलत ही है, आपकी और गोविंद भैया की, हमारी सब बहनों की दुआएं हैं, सब मिलके सभी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये है कि थोड़ा सा हेजिटेशन शुरू शुरू में होता है, लेकिन मुझे अब कोई हेजिटेशन नहीं है। मैं जाके सीधा प्रिंसिपल सर से या मैडम से ही बात करती हूँ, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं अब जो है, अब सब दिवाली के बाद जो है वो सब वॉशपोर्ट हो गया क्या, क्योंकि सब हमारे यहाँ पे स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए हैं अब यहाँ पर। तो मैं, हम्म। मुझे कोई हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अब किसी से भी बात करा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े इजीली मैं बात कर लेती हूँ मैं। तो ये सब मैं मीटिंग की वजह से ही कर पाई हूँ मैं। जी। शाम के दोनों टाइम की जो मीटिंग है में मुझे सब कुछ सीखने को मिलता है, और इतना कि अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है बस। बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, परमेश्वरी दीदी। परमेश्वरी दीदी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम दीदी, सभी बहनों को वंदे मातरम। जी। दीदी मैं पहली बार ही उस 17 तारीख को एक बड़ी स्कूल में गई थी। तो वहां पे पहली बार ही तो मैं मतलब सामने खड़ी हुई थी। कभी स्कूल कॉलेज में तो मैं सामने खड़े होने की मैंने कभी हिम्मत ही नहीं की थी। पहली बार ही बच्चों के सामने खड़ी हुई तो मुझे झिझक नहीं हुई, पता नहीं क्यों नहीं हुई, बच्चों को देख के या ऐसे मैंने स्कूल कॉलेज में तो कभी भी मुझे सामने आने की मैंने कभी हिम्मत नहीं की। अब उस दिन गई तो मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं हुई, और मैं आराम से सब बच्चों को इतना अच्छे से बता पा रही थी, और डेमो भी किया सबको ऐसे। और इससे पहले मैं 1 महीने तक तो मैं ज्वाइन होने के बाद यही मीटिंग ही ज्वाइन करती रही, समझती रही। तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि स्कूल में भी जाना चाहिए, हॉस्पिटल, कॉलेज, जहाँ जहाँ भी हम जा सकते हैं। तब मुझे ये लगा कि हाँ मैं भी स्कूलों में जाऊंगी, आसपास जितनी भी स्कूल हैं। तो एक प्राइवेट स्कूल है हमारे गांव के पास में, तो वहां मैं गई थी। तो उन्होंने कहा कि एक बार अभी टेस्ट चल रहे हैं, आप बाद में आपको बुलाएंगे। तो उनको फिर मैंने 2-3 बार फोन किया तो अभी तक उन्होंने नहीं बुलाया। फिर मैंने सोचा गांव की स्कूल में भी गई एक दिन। तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर नहीं आए हुए थे, तो वहाँ पे लेडीज स्टाफ था, तो उनसे मैंने बातचीत की। वाइस प्रिंसिपल साहब ने कहा कि प्रिंसिपल साहब आएंगे तब आपकी वही बता सकते हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है तो वो अभी आ नहीं सकते। तो लेडीज स्टाफ के पास गई तो उनको मेरे पास बॉक्स थे, तो मैं उनको बता रही थी कि ऐसे ये है, ऐसे मतलब बॉक्स हैं, मैं ऐसे काम कर रही हूँ और ये। तो वो लेडीज स्टाफ ने सब ने बॉक्स लिए, ये मतलब पाउच लिए केक की। हाँ ये तो अच्छी चीज है, ये तो हम सब लेंगे। तो मैंने कहा मैडम आप भी बता सकते?" बोले हम यहाँ क्या गवर्नमेंट देती है तो हम इस चीज के बारे में नहीं बता सकते, हम जरूर ले सकते हैं। तो उन्होंने 4-6 बॉक्स लिए। एक फिर टीचर, जेंट्स टीचर आए वहीं पे, तो वो देख रहे थे कि क्या बता रहे हैं। मैंने कहा आपकी वाइफ को काम आएंगे, बहुत अच्छी चीज है। तो उन्होंने लेडीज स्टाफ ने भी कहा कि हाँ ले लीजिए सर। तो उन्होंने भी उसी टाइम एक पाउच लिया और बैग में डाल लिया। उसके बाद फिर मैं फिर गई कि प्रिंसिपल सर आ गए। तो उस दिन भी फिर प्रिंसिपल सर नहीं आए हुए थे। फिर वहां से नंबर लेके आई, फिर प्रिंसिपल सर से मैं मतलब कांटेक्ट बनाए रखा कि वो जब भी आएंगे तो उनसे मैं। तो इस तरह से मैं गई थी, मतलब चौथी बार इस स्कूल में जाके आई थी, अब जो जिस दिन गई थी मैं, अभी 2-3 दिन पहले। और फिर गांव की पास की स्कूलों में अभी मैं सोच रही हूँ कि स्कूलों में क्या है कि अभी सीनियर और 10th क्लास की एक्स्ट्रा क्लासें लगती हैं, तो वो बोलते हैं कि इनका हम प्रेयर में भी नहीं बुलाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि कॉलेजों में जाएंगे और हॉस्पिटल और ऐसे इस तरह से जाऊंगी, तो मैं अच्छे से मैं बता पा रही थी दीदी और जब हम स्ट्रेंजर से एक बार बात कर लेते हैं ना, मतलब अजनबी जिसको हम जानते नहीं है, अगर उससे हम बात कर रहे हैं, उसको हम सेटिस्फाइड हैं, कर रहे हैं, तो समझिए ये आपका टेस्ट है। यही आपका टेस्ट है। अपनों को तो चलो ठीक है, बता रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आप पे विश्वास करके वो ले भी लेते हैं। लेकिन जो असली टेस्ट होता है ना, वो स्ट्रेंजर के साथ ही होता है। यानी अनजान व्यक्ति के साथ आप कैसे बातचीत कर पा रहे हो, तो वो दिखता है कि हाँ भाई कितना सीख चुके हो, कितना सीखना बाकी है। मैं बहुत उस दिन बढ़िया रिकॉर्ड भी परमेश्वरी नहीं जी। करना चाहती थी, भूल गई कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ।
उसको बाद में सुनूं और आपको भी बताऊं कि मैंने कहाँ क्या सही बोला क्या गलत बोला, लेकिन भूल गई थी। चलिए, जी, ये तो बहुत आप बढ़िया। अपने मतलब आपके यहाँ से आप जितना मोटिवेट करते हैं यहाँ से हमें सीखने को इतना मिलता है, तो ये सब कुछ कर पाते हैं दीदी यहाँ पे। चलिए, बहुत गोविंद बहुत भाई धन्यवाद और वो बहुत ज्ञान बहुत देते हैं। शुभकामनाएं आपको दीदी गोविंद आगे के भाई लिए, सपोर्ट कि आप है। बहुत अच्छा करें और बहुत सारी बहनों को जागरूक कर सकें। जी जी। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप सबको, गोविंद भैया को और सुमन ढाका। सुमन ढाका बहन, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम दीदी। वंदे वंदे मातरम भैया। मातरम। मैं कल अपना मतलब डर निकालने के लिए कल पहली बार मैंने मीटिंग से थोड़ा प्रभावित होके कोशिश की थी वीडियो बनाने की, और मैंने वो बना के डाली भी थी। लेकिन जैसे 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 रिएक्शन आने लगे ना, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, बार बार इतनी हंसी आ रही थी कि पहली बार ही जो काम किया उसी में भी कमी कमी रख दी। अरे नहीं, वो पहले से आप बहुत आपकी कमी नहीं थी सुमन जी, वो आपके फोन की कमी थी। एक्चुअली वो क्या था, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि नहीं आ रही थी, लेकिन आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी। हम ठीक है ना? मैं हाँ दीदी, वो मैं ऐसे कोशिश कर रही थी कि अगर मैं वीडियो बनाने लग जाऊंगी तो शायद कोई बड़ी वीडियो भी बना पाऊंगी, और जैसे बिल्कुल। कोई अच्छी वीडियो बन जाएगी तो मैं फिर डाला करूंगी ग्रुप में। तो हम्म। इसलिए छोटी सी पहले कोशिश की, जैसे मीनू दीदी बोलते रहते हैं कि जो भी अनुभव आते हैं आपके पास उनकी वीडियो बनाओ, उनकी वीडियो बनाओ। फिर मेरे मन में आ गया, चल आज तो कट्ठी दो ही बना देती हूँ एक साथ ही। तो नहीं नहीं, फिर वीडियो भी अच्छी थी, आपके बताने का तरीका भी अच्छा था, लेकिन वो सिर्फ फ़ोन की कमी थी कि उसमें आवाज़ थोड़ी स्लो थी। लेकिन ऐसा नहीं हाँ, था कि बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि पहले जी, सुना था मैंने उसमें, और सुनने के बाद ही फिर बोला, वहाँ पे लिखा था कि बहुत अच्छी वीडियो बनी है। तो फ़ोन की कमी को आप अपनी कमी मत मानिए, और दोबारा से जब वीडियो ज़रूर बनाइए। उसमें क्या जी है दीदी। कि थोड़ी स्पीकर थोड़ा मतलब लाउडली हो, या आवाज थोड़ी मतलब और ज्यादा बढ़िया हो, डर के नहीं, इसमें मतलब ऐसे थोड़ी ही। सी, हाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दीदी, फोन चेक ही करवाना पड़ेगा। जैसे मीटिंग की हम्म। आवाज भी बिल्कुल बंद हो जाती है तो मुझे स्विच ऑफ करके ऑन करना पड़ता है। तो मैंने हम्म। एक बार सुनी थी तब तो मुझे ठीक से आ रही थी, फिर नहीं आ हम्म। रही थी। फिर जैसे बसंती दीदी ने मेरे पास वीडियो भेजी भी, तुम्हें आ रही है क्या आवाज? फिर वही जैसे दीदी बता रहे थे, मोनिका दीदी की कान के पास लेके जाना पड़ेगा, एकांत में सुनना पड़ेगा तभी सुन पाओगे। पर अरे अच्छा चलिए, लगा, सभी दीदियों ने इस मोटिवेट किया कि चलो कोशिश तो की। सोनिया दीदी बोल रहे थे चलो कोशिश तो की, और मेरी पहली कोशिश में सबने मोटिवेट किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम थैंक से यू कम दीदी। सबने सुना जरूर। जिसने नहीं भी ध्यान दिया होगा ना, उसने भी दिया और सुना भी। चाहे उसने जैसा मर्जी सुना, पर सुना जरूर। ये बात पक्की है। मैं चलिए। मैंने 4 बार उसको क्लिक किया, आवाज नहीं आई। मैंने कहा लगता है मेरे फोन का मेरे कंप्यूटर का स्पीकर खराब हो गया होगा। अभी मोबाइल में डाउनलोड करके सुनूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है सिस्टम का स्पीकर बंद हो जाता है। मैंने कहा यार यहाँ पे दिक्कत हो रही है, फोन में डाउनलोड करके सुनूंगा, तो वो समय नहीं मिला। फोन जब तक उससे पहले पता चल गया कि ये आवाज कम है, मैंने कहा फिर अपना समय अभी थोड़ा सा खर्च ना कर, बढ़िया है। अगली चलिए। बार अच्छे से बनाऊंगी भैया। ये बहुत अच्छा, सबको आवाज है। बहुत अच्छा था। क्योंकि ऐसा है, कम से कम इसी बहाने सबको बड़े ध्यान से सुनना पड़ा कि हाँ भाई ये बोलना क्या चाह रही है दीदी, वीडियो वाली क्या है। और जब धन्यवाद। कमेंट आते हैं ना भैया, किसी भी मतलब वीडियो पे जब कमेंट आते हैं ना, तो दूसरी बहनें और ज्यादा सोचती है, अरे मैं भी सुनूं, जब इतने अच्छे कमेंट आ रहे हैं मैं भी सुनूं। तो उससे बड़ी उत्सुकता बढ़ती है। चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे पूरे परिवार का, जिन्होंने इतने आराम से सुना मेरी वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मैं बहुत खुश हूँ, खुश तो पहले भी थी, लेकिन कल के बाद कुछ ज्यादा ही खुश हूँ कि गलतियां भी यहाँ माफ की जाती हैं, ताने नहीं मारे जाते। और एक ईयरफोन आता है ना, ईयरफोन अगर हो तो ईयरफोन लगा के करो, तो उसकी माइक को हाँ मैंने क्वालिफाई किया है, मेरे पास ईयरफोन है। ईयरफोन से बुलाओ। जी, जी भैया।
हाँ जी। हाँ, ज्योति जी। ज्योति बहन, माइक को अनम्यूट कर दिया। ये थोड़ा वीडियो भी ऑन कर लिया करो ताकि पता तो चले कौन है। दौड़ गया हो स्टेज पे दौड़ के। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। कहाँ गए वो? भैया जब से मैं इस संस्था में जुड़ी हूँ ना, तब से मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा काम मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। कि जैसे इस पैड में जेल निकलता है, उससे भी हम पैसे कमा सकते हैं, और पैड सेल करते हैं उसमें भी हम पैसे कमा सकते हैं। और जिस बहन को भी मैंने आज तक जागरूक किया है ना, तो उसने भी ऐसे ही बोला है कि वाकई में बहुत अच्छा पैड है। मैंने दीदी हनुमानगढ़ में ना जितनी भी बुटीक है, जैसे हनुमानगढ़ टाउन में जंक्शन में, उन सब पे जाके हमने डेमो किया था। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था, मेरे जेल भी सेल होते थे और पैड भी सेल होते थे। और जैसे हम ना पूरे दिन में टारगेट बनाते थे कि हम इतनी किट सेल करके ही आएंगे घर पे, तो सारी किट सेल हो जाती थी। इतना अच्छा काम चला था, क्योंकि मन में ऐसा था कि हम आज इतना काम करना है। तो बहुत ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैम बहुत अच्छा मिला था। और हॉस्पिटल में जाते थे हम, वहाँ पे भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता था, जैसे नर्स और डॉक्टरों से। और जहाँ पे डिलीवरी होती है वहाँ पे भी हम जाके वार्ड में ये सभी बहनों को हम डेमो करके, एक बार तो हम सिमरन दीदी, मैं, सुलोचना दीदी, हम सभी गए थे। तो वहां पे भी बहुत हमारे एक साथ 6-7 किट सेल हुई थी मैम। और पार्लरों बहुत में भी बढ़िया। बहुत रिस्पॉन्स मिला। इतने ज्यादा डेमो किए थे मैम कि हमने यही सोचा था कि कोई ऐसी महिला ना छूट जाए जिसके पास हमारा स्वास्थ्य फ्रीडम का ये केयर का पैड ना हो। और जब भी मैं हनुमानगढ़ जाती हूँ ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि अब ये जगह रहेगी, हमें वहां पे जाना है। अभी मैं सोच रही हूँ कि वहां पे महिला थाना है, वहां पे बात की हुई है। तब मैम वहां पे जाके बताना है। तो वो बोल रहे हैं कि आप मीटिंग करके आओ हमारे पास, हम भी आपके पैड लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा ज्योति जी। हाँ जी मैम, खुद को ही सब कुछ करना पड़ता है। अगर हम दिल से अगर मेहनत करें और घर से निकलें कि आज हमें इतना काम करके ही वापस आना है, तो हम कर सकते हैं। करना खुद को ही पड़ता है, ये बात आपकी 101% सच्चाई है। क्योंकि जब तक मैं तैयार नहीं होंगी तो कोई दूसरा मुझे तैयार कर ही नहीं सकता। तो ये हाँ तो जी। डिसीजन खुद को ही लेना पड़ता है। जी, बहुत बढ़िया। नीलम श्रीवास्तव। आपके माइक को अनम्यूट किया गया। वंदे वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। दीदी जी। आपका मैंने भी जब से यहाँ जुड़ी हुई हूँ, अभी मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी एक हफ्ता ही हुआ है। मैंने यहाँ ज्वाइनिंग भी लगा ली है गोल्डिया के माध्यम से, और पैड भी यूज कर रही हूँ। अब अभी तो एक ही किट मंगाई हूँ, लेकिन यहाँ आके जो मीटिंग एक हफ्ते से मैं सुन रही हूँ, वो ये मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। और आपने कहा था कि स्टेज पे जाने पर कैसा फील होता है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हाथ पैर काम नहीं करता, हाथ कांपने लगता है, मुंह से बोलना कुछ और चाहते हैं, कुछ निकलता कुछ और है। ये बिल्कुल हम्म। सही बात है कि अब हम आपसे ऐसे आम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेज पे कहिए जाके बोले, तो मेरा नाम क्या है वो अलग निकलेगा, और बैठते कहाँ है वो अलग निकलेगा। कभी नाम की जगह जिला निकल जाता है, कभी जिले की जगह नाम निकल जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही बताना पड़ता है कि हम है कौन, तभी तो लोग मुझे सुनेंगे। तो ये जी। मेरे साथ हुआ है, हम इसको बिल्कुल समझ सकते हैं। हाँ, वो झिझक एक बार जब निकल जाती है तो इंसान किसी आम आम आदमी की तरह फिर वो बातें करने लगता है। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम मैं भी चाहती हूँ कि मैं लोगों को जागरूक जागरूक करूँ। और अभी तक हम एक हफ्ते में मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है। मैं होम सर्विस देती हूँ मिर्जापुर में, ज्यादातर महिलाओं को। तो ये हम्म। इस बहाने में अगर मैं कहीं सर्विस मतलब होम सर्विस के लिए जाती हूँ, तो मैं एक बार पैड का प्रचार जरूर करती हूँ, मैं बताती जरूर हूँ उनको। तो कहते हैं देखिए, आप चेहरे के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखिए, अंदर से भी आप फिट रहिए। चेहरा तो हम्म। आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब जब स्वस्थ रहेंगी तभी ये सब चीज आप कराएंगे। तो बहनें हंसने जी। लगती हैं, हाँ बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो मैं ये कर रही हूँ। और मैं अभी एक जगह आई थी यहाँ, एक अधिकारी की वाइफ थी, मैं वहां गई थी उनको मेहंदी लगाने।
तो मैं मेहंदी का भी काम करती हूँ, तो उनको मेरी मेहंदी तो पसंद आई। मैंने उनको ये बात रखा पैड के बारे में कि मैं ये मैं बताना चाहती हूँ लोगों को, और मैं आपको भी ये राय दूंगी कि आप इसको यूज करिए। तो कह देखिए, आपका ये जान के हमें भी अच्छा लग रहा है। सोचिए, वो अधिकारी की वाइफ थी, लेकिन वो भी जीवन में कुछ करना चाहती हैं। सोच के हमें ये लगता है कि हर आदमी संतुष्ट नहीं है अपने कामों से। जी हस्बैंड का जी ट्रांसफर होता रहता है, तो उनको ये लगता है कि भाई हस्बैंड का ट्रांसफर हो रहा है तो मैं उनके साथ साथ जा रही हूँ। मैं घर पे हूँ, लेकिन बच्चे बड़े हो गए, बाहर चले गए, तो मैं भी तो कुछ करूँ। और वो कहती कि मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। तो मैंने उनको बताया कि मैम, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आप बस थोड़ा सा, क्या, मैं अपना गार्डनिंग करती हूँ, वीडियो वीडियो बनाती रहती हूँ। तो मैंने उनको पेट के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा मैम, आपका ये चीज जान के मुझे अच्छा लग रहा है। आप दिवाली पे आना, यहाँ पे एक मेला लगता है, वहाँ 1000 लोग आते हैं, करीब हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। तो एक बार आप आइए, अपना पैड लेके वहां दिखाइए, करिए, मैं आपके सहभागी हूँ। तो मैम, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि मैं वहाँ ये बात रख पाई। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने मेरी एक बहन है, मैं उनके साथ वहां जाऊं, और ये चीजों को दिखा के लोगों को जागरूक करके आऊं। और जो भी फीडबैक होगा, मैं आके यहाँ पर जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आप सभी का, मुझे यहाँ आने का मौका दिया और बोलने के लिए। थैंक यू गोविंद भैया, दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। शुभकामनाएं आपको। आपका जो सेमिनार है वो बहुत अच्छा होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से वहां बताएंगी, क्योंकि आप ये मीटिंग ले रही हैं, यहाँ से आप अपना ज्ञान बढ़ा रही हैं। क्योंकि ज्ञान लेके और फिर देना, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको। प्रीति रानी। मैं वही सोचूं कि खाना तैयार हो गया, खाना क्यों नहीं खिला रहे हो। प्रीति जी। वंदे मातरम दी। वंदे मातरम है ये। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी दीदी। मैं जब पहली बार एक बड़े कॉलेज में गई थी, डिग्री कॉलेज में, तो मैं भी बहुत नर्वस थी, क्योंकि मैं जब छोटी थी तभी मैंने सिर्फ माइक में गाया था एक दो बार, जब छोटी थी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि इतना बड़ा कॉलेज है, इतनी बड़ी प्रिंसिपल मैम, बाकी बच्चे भी बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन जब मैं वहां जाके बोली, पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मेरे हाथ में माइक आया, और पता नहीं मैं क्या क्या बोलती गई, मुझे याद भी नहीं है अभी तक, लेकिन मैं बोलती गई जो मेरे दिल में आया। और बाद में मुझे पता चला कि हाँ, सबने तारीफ की, बहुत अच्छा बोली। तो उसके बाद मेरा डर निकल गया है, अब मुझे कहीं भी जाके बुला लो तो मैं बोल सकती हूँ। जी जी जी, और अभी बहुत मैं एक कॉलेज और गई थी, सेंट मैरी स्कूल में, तो वहां पे तो मना कर दिया कि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहते हैं। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हम एक कॉलेज में और गए, तो वहां पे मैम बोली, प्रिंसिपल मैम, कि ऐसे तो अभी आई थी हमारे यहाँ पे ऐसे ही पैड लेके। मैंने कहा ठीक है। मैंने 2-4 मिनट उनकी बात सुनी, फिर मैंने कहा अच्छा, आप ये बात बताइए, आपके यहाँ पे जो पैड लेके आई थी मैम, तो उसके बाद क्या आपने मार्केट वाले बंद कर दिए यूज करने? तो बोली अरे कहाँ, कौन सुनता है, बस वो अपना नंबर भी नहीं देख के गई थी, तो हमें पता भी नहीं कहाँ से मिलेंगे, मार्केट में तो मिलते नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मुझे याद आया कि हाँ, हमारे पास एक और हथियार है, हमारी घरेलू चिकित्सा। तो मैंने उनसे बोला, प्रिंसिपल मैम से, अच्छा मैम ये बताइए कि क्या उन्होंने आपको घरेलू चिकित्सा भी समझाई थी, कि आप अपनी किचन से अपनी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो वो बोली नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया था। मैंने उनसे कहा देखिए, हमारे पास एक चीज और है जो हम इसके साथ साथ बच्चों को सिखाते हैं, कि हम अपनी किचन से कैसे ठीक हो सकते हैं, अपनी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे घुलने लगी, बोली अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ये बताइए, ये जो मेरा पेट बढ़ रहा है, क्या इसका इलाज है? मैंने कहा बिल्कुल है। फिर बोली अच्छा, मेरे को ना फाइब्रॉइड है, उसका इलाज है? मैंने कहा हाँ है। मैंने उनको 2-3 चीजें बताई। वो बोली मेरे को पीरियड तो नहीं आते अब। मैंने कहा फिर भी आपको मंथ में एक बार सिम्टम आते होंगे कि पीरियड टाइम आया है। बोली हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो उन्हें इंटरेस्ट आने लगा मेरी बातें सुन के। फिर बोली अच्छा। एक मिनट, एक मिनट, आपकी माइक बंद होगी गुड़िया, माइक दोबारा ऑन कर लो। हाँ, तो उनको मेरी बात सुन के इंटरेस्ट आने लगा। फिर बोली अच्छा, जिन लड़कियों को पीरियड
बहुत चढ़ के आते हैं, कई कई दिन बाद आते हैं, क्या उसका भी इलाज है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है हमारी किचन में। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी अपनी वो बताई बीमारियां, मैंने उनको थोड़ी सी नॉलेज दे दी कि आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। और फिर आप मुझे, मैं उनका फोन नंबर भी ले आई, तो वो बोली ठीक है मैं आपको बताती हूँ। और बोली कि मैं मैनेजर सर से बात करती हूँ, अगर वो छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं आपके लिए तो मैं आपको कॉल करूंगी। तो मुझे लगता है पैड तो काफी सारी कंपनियां हैं जो सेल कर रही हैं, लेकिन ये जो हमारे पास एक और हथियार है ना, घरेलू चिकित्सा, ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है क्योंकि ये किसी के पास नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी महिला को ले लो, उसको दो चार बीमारियां तो हैं ही। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी गोविंद भैया जी का कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो भैया जी, और हमें भी अपने साथ लेके चल रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद बहन। साधना मिश्रा, साधना मिश्रा, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। रेनू शर्मा, रेनू शर्मा, रेनू शर्मा। वंदे मातरम भैया जी। मातरम। मैं ना एक अभी पीछे स्कूल में गई थी, एक डिग्री कॉलेज में गए थे हम और एक इंटर कॉलेज में गए थे। तो वहाँ ऐसा है ना, शुरू में जब हम जाते थे तब तो डर लगता था भैया जी, हमें बहुत ज्यादा घबराहट होती थी। लेकिन जब हम गए स्कूल में बात करी, वहां चार तकरीबन 250-300 बच्चियां बैठी हुई थी और मैं अकेली थी वहां पर। तो शुरू में मुझे बहुत डर लगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने बोलना शुरू किया, ये बात सही है बहुत घबराहट होती है शुरू में, जब मैंने बोलना शुरू किया तो धीरे धीरे सबको समझ में भी आने लगा। बच्चियां बहुत ज्यादा थी, कोई इधर से बोल रही थी कोई इधर से। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया, उन्हें समझाया बताया। ऐसा है, जब हम बात करते हैं पैड के बारे में, तब तो बच्चे सुनते भी हैं और इतना वो नहीं करते, मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन जब हम घरेलू चिकित्सा के बारे में बात करते हैं, सारे बच्चे सारे टीचर्स बड़े ध्यान से सुनते हैं। और अब तो ऐसा हो गया है ना भैया जी, जब से आपने घरेलू घरेलू चिकित्सा में सिखाना शुरू किया है ना, मुझे लगता है कि सारे टीचर्स बीमार हैं, सारे बच्चे बीमार हैं। बहुत सारे बच्चे आगे पूछते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया बहुत सारी बीमारी। तो तब से बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, हम किसी की मदद कर पा रहे हैं, बिना किसी पैसे के मदद कर पा रहे हैं, बिना स्वार्थ के किसी की हेल्प हो रही है हमसे। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ भैया जी, मैं अभी एक यहाँ पर एक हॉस्टल है जहाँ पे बच्चियां रहती भी हैं और पढ़ती भी हैं, 150-200 बच्चियां हैं, वहां मैं गई थी। लेकिन मुझे पता चला कि वहां पे सरकार की तरफ से पैड्स अवेलेबल कराए जाते हैं उन्हें बच्चों को। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि आप इन्हें घरेलू चिकित्सा बता सकते हो, वहां मैम भी थी। तो मैंने उन्हें बच्चियों को बताया घरेलू चिकित्सा की, कैसे हम दर्द में क्या कर सकते हैं, कैसे लिकोरिया में क्या कर सकते हैं किचन से अपनी। तो वहां पे एक बच्ची थी भैया जी, वो 15-16 साल की बच्ची थी। तो मैम ने बोला कि आप ना इनको ठीक कर सकती हो क्या, ये बच्ची ना तो हंसती है ना बोलती है, आप हमें नहीं बताती, आप पूछ के बताओ, घर से दूर रहते हैं वो बच्चे। तो मैंने उसको पास में बुलाया, तो वो ना बच्ची रोने लगी, बहुत दुखी हो गई। मैंने उससे पूछा बेटा क्या बात है, आप बताओ तो सही। तो उसने बताया कि मेरा ना पीरियड्स बंद नहीं होते, कभी भी नहीं बंद होते, रेगुलर पीरियड आते रहते हैं मुझे, और मैं दवाइयाँ लेती हूँ, घर जाती हूँ दवाई खाती हूँ तो 2-4 दिन के लिए बंद हो जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई सिस्ट वगैरह कोई गांठ तो नहीं है? तो उसने कहा हाँ गांठ भी है। और उसने कहा कि मुझे मुंह से भी कभी कभी खून आता है। और जब मैंने उस बच्ची को छू करके देखा ना, तो उसको फीवर भी था उस टाइम पे, तो तकरीबन 102 लगभग फीवर रहा होगा उसको। और उसका रंग एकदम सफेद हो रखा है। और गरीब परिवार के बच्चे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा पढ़ रहे हैं, फ्री पढ़ रहे हैं, तो इतना ध्यान नहीं दे पाती हैं, वहाँ की टीचर्स भी ध्यान नहीं देती हैं उन बच्चों पर। खाना पीना उनका पोषण भी सही नहीं हो रहा। तो मुझे सच में भैया जी बहुत अजीब लगा कि मैं कैसे इस बच्ची की मदद करूं। मैं उसको बता के आई हूँ, सब कुछ बताया, लेकिन वहां कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। वो मैडम भी पूछ रही थी, उन्होंने लिखे सारी चीजें लिखी, जो जो मैंने उन्हें बताया लिखा उन्होंने एक पेपर पे। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां पे आए मेरे पास कि मुझे हमें लिकोरिया है, हमें ये है, हमें वो है। मैंने उनसे पूछा कि आप
कि ये कर सकते हो क्या, ये घरेलू चिकित्सा। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें मैम नहीं बताती, हमें नहीं कराने देती कुछ भी बाहर से सामान, हमारे लिए हमें बाहर जाना अलाउ नहीं है हमारे तो मैं मुझे गुस्सा भी आया। एक बार को मैंने मैम से कहा कि आप पूछते क्यों नहीं हो, आपकी जिम्मेदारी है, आप बच्चों पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। कि तो मैडम गुस्सा करने लगी, बोली कि आपसे ही तो बता रहे हैं, ये जब से तो चुप बैठे थे, ये तब से चुप बैठे, हमें तो अभी आप नहीं आती, तो ये तो कभी कोई बीमारी बताते ही नहीं हमसे। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी मैडम से कि आप कृपया प्लीज इन बच्चों पे ध्यान दो, इन बच्चों की बीमारी पे घर से ही तो लेना है, घर की तो चीजें हैं, अजवाइन घर में होगी, आपके यहाँ हॉस्टल में होगी, किचन में होगी, धनिया होगा, जीरा होगा, सब कुछ तो होता है। तो उन्होंने लिखा बहरहाल, लेकिन भैया जी बस मुझे ये बात बार बार उसके मन में आती है, उसी दिन से मैं बोलना चाह रही थी लेकिन मैं बोल नहीं पाई कि मैं उस बच्ची को कैसे मैं मदद कर सकती हूँ, कैसे उसका वो ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या कुछ क्या करूं मैं, वो समझ में नहीं आ रहा भैया जी। मैं उस दिन से बहुत परेशान हूँ, मन से मैं दोबारा जाना चाहती हूँ वहां पे, मैं चाहती हूँ मैं उस बच्ची के कुछ ना कुछ तो हेल्प करूँ। वो गरीब, वो पता वो ये कह रही थी कि मेरी मम्मा को भी ऐसी होता है, मेरी मम्मा के भी पीरियड्स बंद नहीं होते और उनको भी खून की कभी कभी उल्टी आती है। तो खून की उल्टी आने का क्या वो हो सकता है भैया जी, आप बताएंगे प्लीज थोड़ा सा, जी ऐसा क्या है। देखो, जिनको हम्म। आवाज जी। आ रही है, हाँ जी भैया जी। जिनके भी मासिक धर्म में ब्लीडिंग ज्यादा रहने लग जाती है, तो आप जी। खून की कमी का, एनीमिया का रोग लग जाता है। ठीक है। जी। और जिनको खून की कमी रहेगी, उनके शरीर में ये जो व्याधियां हैं दूसरी तरह की, चक्कर आना, कमजोरी होना, उल्टी आना, ये सब लगा ही रहता है। और इसका सबसे सिंपल है कि उनका सही तरीके से उपचार कर दिया जाए और लंबे समय से। देखो जी, अभी क्या कर रही है, उसको ब्लीडिंग होती है, दवा लेके उसको रोक दे रही है, मतलब उस ठीक, मतलब जो रुक जा रहा है, इलाज नहीं जी। हो रहा है, उसका अभी जी। प्रॉपर इलाज नहीं हुआ है। तो उसको अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है। शाम वाली मीटिंग में मैं कोशिश करूंगा कि दीदी हैं, शिव ज्योति बहन, वो जब से पीरियड में आई थी तब से उसकी ब्लीडिंग बंद ही नहीं होती थी। यहाँ तक जी। कि शादी वाले दिन भी वो मतलब मासिक धर्म में ही थी। ठीक है। जी। क्योंकि पिछले अब 2020 अगस्त 12 अगस्त 2020 को पहली बार उनका फोन आया था। तो तब से और आज तक शुरू के 2-3 महीने लग गए। 2-3 महीने बाद अब है कि अब उनकी ब्लीडिंग मतलब आराम से बंद हो जाता है। तो हम्म। ट्रीटमेंट जो है, कुछ चीजें क्या होता है कि यहाँ भी उपचार जैसे भी आप बता दो ना उनको, फिटकिरी ले लो, इससे रुक जाएगा सारी चीजें, लेकिन हम्म। अंदर से पूरा ठीक हो जाए, इन्फेक्शन पूरा ठीक हो जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि वो लंबे समय तक उसका इलाज करें। जी। ठीक है। एक्चुअली क्या जी है, भैया जी। सबसे बड़ी जो गलती होती है, इलाज ही बीच में रोक देते हैं। जी। सबसे बड़ी गलती, चाहे किसी भी पैथी से जाके वो इलाज कराएं, मैं ये नहीं कह रहा, अगर एलोपैथी में भी जाके लोग इलाज कराते हैं ना, तो जैसे उनको आराम लगता है फिर उसके आगे की दवाई नहीं कराते। जबकि उनको चाहिए कि आगे प्रॉपर उसी डॉक्टर से जाके, हाँ जी हमारा अब ठीक हो गया है, आगे कितने दिन तक करना है, आपने जो जांच पहले करी थी उस जांच के बाद दोबारा जांच कर लीजिए, दोबारा उन दोनों को मिला लीजिए, मिला मतलब जो जिस तरीके से जहां जिसका विश्वास है उस तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन होते, अब इसके साथ साथ क्या है, हमारे हमारी जो दिक्कतें क्या आ गई है, मान लिया हमारी हैवी ब्लीडिंग की समस्या चल रही है, हमने उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमारा उसको आराम पड़ गया, अगले महीने बुखार लग गया, अब हम बुखार के पीछे भाग गए, उसी बीच में पता चला जी, थोड़े दिन बाद हमारी जांच हुई, पता चला जी हमारा डायबिटीज में आ गए, या थायराइड में आ गए, या किसी और चीज में आ गए, हम उसमें चले गए। हम आगे जो मेन बीमारी है, जिसके कारण ये बीमारी पनप गई, उसका फोकस खत्म कर दिए। और यही काम चिकित्सक भी कर रहे हैं। 99% चिकित्सकों का भी यही हाल है कि भाई जो दिक्कत आई है, ये नहीं कि भाई उसको पहले क्या दिक्कत थी, उसके साथ साथ ये दिक्कतें आई हैं। भाई सिंपल सी चीज है, जिसको ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, आगे शरीर कमजोर है, बुखार रहने लगेगा, बुखार रहने लगेगा तो हो सकता है वही बुखार शरीर तोड़ते तोड़ते उसको टीबी में कन्वर्ट कर दे। वही जी। बुखार धीरे धीरे करते करते उसकी आंतें इतनी कमजोर कर दे कि उसको हर्निया का प्रॉब्लम हो जाए, उसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाए, उसको दूसरी तकलीफें शुरू हो जाए। जी। तो जब शरीर में जो पहले, सबसे पहले जो रोग आता है, उस रोग का पूरा निवारण चाहिए ही चाहिए। हम घरेलू उपचार से अपने आप को रोक लेते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन उनके लिए
जो अभी हुआ, जिसको पता, हमें पता है जी बुखार आज आया है, हमने दवाई ले ली, जो भी चीजें कर ली, ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक रोग लग गया, उस रोग का तो ट्रीटमेंट आपको किसी भी पैथी में संपूर्ण करना पड़ेगा, किसी भी पैथी। तो आप उनको दे क्या सकते हो, कर क्या सकते हो? सबसे पहली चीज, जैसे भी जिसको भी हैवी ब्लीडिंग की समस्या होती है, उनको ठंडी तासीर की जितनी चीजें दे सकते हो दो, ठंडी जी तासीर भैया की। और खास करके ठंडी में वो जिससे खून बनता हो, जी और जो गर्भाशय पे जिसका रोल हो, ये भी देखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे शरीर को खून भी बनाएगा और रक्त प्रसरण में काम भी करेगा और गर्भाशय की को मजबूत करेगा। तो जी इसमें उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छी, सबसे सरल, वो है शतावरी। जी भैया जी वो है शतावरी। नियमित रूप से बाकी जो अपना फिटकिरी है, चावल धनिया, इसका पानी है, ये तो पानी अपना लेते रहे, जैसे करते रहे। जब कभी तकलीफ ज्यादा हो रही है, ब्लीडिंग, तो उस वक्त आप फिटकिरी के पानी से धो सकते हैं, फिटकिरी के पानी में भिगो के कपड़ा रुई रख सकते हैं। आप चावल धनिया, धूप घास, आंवला, इन सबका उसका रस निकाल के पिला सकते हैं बार बार, ताकि जल्दी से रुक जाए, ताकि ब्लड ज्यादा वेस्ट ना हो। तो ये तो होना ही चाहिए 3 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इससे ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। हद मार जी के, हद मार के 4 से 6 दिन बोला गया है। और जैसे जितने जितने बच्चे पैदा होते जाते हैं, उतने उतने दिन कम होते जाते हैं, परंपराओं के ज्ञान के आधार पे। अगर किसी को 4 बच्चे हैं, पहले 6 4 दिन आता था, तो शायद हो सकता है 1 या 2 दिन उसका कम हो जाए। पूरा 4 दिन नहीं कम होगा, लेकिन 1 2 दिन कम होते जाते हैं, जैसे जैसे बच्चे होते जाते हैं। तो जी एक तो उसको ताकत की चीज देनी है, और गर्भाशय को मजबूत करने वाली, जैसे वहां पे इंफेक्शन खत्म करने वाली चीजें देनी है। तो इन्फेक्शन खत्म करने वाली हमारी जो जानकारी में मिली है, तो क्या मिला है भाई, हम इसमें भाप देते हैं। लेकिन उसको क्या करो, उसको दो नीम के पत्तों का भाप। जी नीम के पत्ते हैं ना, नीम के पत्ते पीस के, और ये उसका रस निकाल के योनि प्रक्षालन उनको करा दीजिए। भाई हफ्ते में 1 2 दिन उसको बोलो योनि प्रक्षालन कर लो, ठीक है। एक जी दो दिन आप 1 2 दिन भाप ले लो। घर में धनिया है जो हमारे को ठंडा है, जीरा है, सौंफ है, ये ठंडी तासीर की है, मुलेठी है, आंवला पाउडर है, इन सबको मिला के, मिश्री मिला के, शतावरी मिला दो इसी में, सब एक जगह। और उसको बोलो जी 2 2 चम्मच आप दिन में 2 से 3 बार लो। 1 महीना लेगी, उसको 90% आराम मिल जाएगा। लेकिन वो जो 10% पे आके अटकेगा ना, जो 10% पे, वो दस जी परसेंट खत्म करने में कम से कम तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं। जी भैया जी ये हमने कई बार, मैंने अपने जीवन में भी देखा कि जब हम किसी को कोई चीज बताते हैं, तो एकाएक तो जल्दी असर करता है, फिर वो असर करना कम हो जाता है, क्योंकि मेन कारक, जो मूल कारक होता है, उस पे दवा असर करते करते समय लगता है। तो आप उनको ये सारी चीजें बोलिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, दुआएं मिलेगी इस चीज की। क्योंकि मैंने तो देखा, एक तन्वी बहन है बिलासपुर से, जो आज भी, आज कल परसों, कल ही बात हो रही थी परसों, तो मैंने उसको ऐसे बोला, मैंने कहा भैया मैं तो डर लगता रहता है। मैंने कहा एक चीज बताओ, हमारे यहाँ कहावत है, जैसे सैया भले हवलदार, तो डर काहे का है? सही बात है भैया जी जब पता है तेरा भाई है। अब भाई जिस वक्त तुम्हें 2017 में, 18 में, जब तुम्हारी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब इन्हीं चीजों से रुक गया, और उसके बाद आज तक कभी दिक्कत नहीं आई है, तो फिर भी अभी क्यों डरती रहती है? वो समय से पहले ही अपना दवाई ले लेती है कि हाँ भाई आगे दिक्कत ना आए। तो वो चीजें हैं। तो अच्छी दुआएं मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये कह रही थी भैया जी, वो वहाँ हॉस्टल में रहते हैं घर से दूर, वहां तो उनको ये चीजें नहीं मिल सकती, तो क्या मैं ले जा करके दे सकती हूँ? अगर मैम अलाउ करेंगी तो मैं ये शतावरी और आंवला चूर्ण और मिश्री ये दे दूँ उसको ले जा करके? या एक काम करना, सारी चीजें अलग अलग लेके जाना, ठीक है। जी और जी उनको मैडम को बोलना जी ये चीजें हैं, इसको आपस में मिला के इस बच्ची को देना है। अब आप अपने सामने मिला लो, टेस्ट करना है टेस्ट कर लो। जी 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 हाँ। और जब मिला दें, तो उसमें से 2 चम्मच वहीं फाँक के आधा घंटा बैठ जाना। जी जी हाँ, कि भाई खा के मरने वाली हूँ, तो मैं ही मरूंगी पहले। सही बात है भैया जी ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने उनसे पैड के लिए भी बोला, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो संस्था वहां से आते हैं, गवर्नमेंट से आते हैं। मैंने कहा ठीक है। और ये बच्चे बताते नहीं हैं कुछ भी, हमसे नहीं बताते। तब वो बच्ची बोल रही थी, मुझे पता भैया जी, उसने ना मेरे हाथ पकड़ के बोला कि मैं ठीक हो सकती हूँ।
मुझे सच में बहुत दुख हुआ उस समय पे। मैंने कहा बताओ मैं क्या ऐसा करूं इस बच्ची के लिए। तो बहुत उस समय, उस दिन से ना मेरा चेहरा आंखों के सामने से उसका बच्ची का हटता नहीं है भैया जी। मैं बहुत परेशान हूँ उस दिन से। मेरा मन कि मैं इसे कैसे सही कर सकती हूँ, बस कुछ रास्ता निकल आए बस। अभी मैं फिर जाऊंगी भैया जी, मैं उसके लिए करूंगी जरूर कुछ ना कुछ तो बच्ची के लिए। जो भी होगा घर के इलाज बताए जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, जी जी बिल्कुल। हम्म, हाँ जी। आ, करो दीदी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ये है, क्या नाम है, साधना मिश्रा जी। अब अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। ये 74, ये सबसे पहले तो ये बताओ आपका 746890, ये नंबर जो है, आप सबसे पहले ये बताइए कितने दिन हो गए मीटिंग में आए हुए। ये दीदी प्री, प्रीति जी दिल्ली से। प्रीति जी दिल्ली से हैं। हम्म। माइक को अनम्यूट कीजिए, अभी डांट लगाता हूँ। ये, अरे माइक को तो अनम्यूट कर लो। हो नहीं रहा है। करिए अनम्यूट। ये पता नहीं कैसे दबाते हैं, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करो। फोन को उठा के पटक दो, फिर अब नया आ जाएगा। CISF के पैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये नंबर चेंज करो, अपना नाम लिखो, नाम। अब मैंने यहाँ पे सबका अलाउ कर दिया, तब भी इनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। मेरा भी हो गया। देखो उधर तो मैंने किसी को किया ही नहीं, इनका नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। अपेक्षा गुप्ता। वंदे मातरम भैया। हाँ, तो बढ़िया। भैया कल मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गया। वो पढ़ने के लिए गई थी, अचानक उसका पीरियड आया, सुबह ही आया था, घर से ही आया था। पहुंचते पहुंचते मेट्रो स्टेशन पे उसको चक्कर आ गया, उल्टी उल्टी आने लगा। वहीं वो बेहोश सी होने लगी। मेट्रो वालों ने पानी वानी पियाया, फिर इसके पापा को फोन किया तो पापा इसके गए। तो जब भी ऐसा होता फिर इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो वहाँ इसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज दवा वगैरह हुआ, ब्लड टेस्ट भी किया गया। फिर उसके बाद घर आई, तब से सो रही है। मैंने भाप भी दिया, गर्म पानी भी दिया। और पैड तो 4-5 महीने से यही इंतजार और इस्तेमाल कर रही है। अब तक तो ठीक थी, जब से ये पैड इस्तेमाल कर रही थी ये सब नहीं हुआ। लेकिन 2 साल, 1 साल पहले, मतलब 6 महीना पहले ही 2 साल 3 साल तक ऐसे ही उसका होता रहा। कल ज्यादा सीरियस हो गई थी, तब से सो रही है, अभी भी सो रही है। मैंने कल भाप भी दिया और कल भी गुनगुने दूध में और एक गुनगुने पानी में घी करके दिया था, आज भी दिया। और बहुत सुस्त है और सेहत से तो बहुत ही कमजोर है। कुछ खाती पीती ढंग से नहीं है, छुप छुप के, मतलब ये फालतू चीजें खाती है। तो मैं कहती हूँ खाओ पियो, सेहत अपना देखो, नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम बनी रहेगी। लेकिन ये जो आज तो वो मेट्रो स्टेशन पे गिरी है, तो वहां पे सिक्योरिटी वगैरह ने है देख लिया। कल कोई बीच शहर में गिर गई, कहीं और गिर गई, है कहीं सुनसान जगह गिर गई, तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो यही चाहती हूँ कुछ, मतलब अभी आपने बताया वो वाली बहन को, तो उनका तो परमानेंट पीरियड चलता है। लेकिन इनका जब पीरियड आता है तभी इनके साथ ऐसा होता है। तो मतलब ये कैसे ठीक होंगी भैया। और सेहत भी इनकी बहुत कम है, दुबली है। अब मुझे कल से डांट रही है, तुम सबसे कहती हो मेरी खुशी ठीक हो गई, मेरी खुशी अब अच्छी हो गई, इस पैड को लगाने से सबने मुझे नजर लगा दिया, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और मेरे पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। लेकिन उसको देखती हूँ तो बहुत तकलीफ होता है। कुछ साल बाद शादी हो जाएगा, कैसे संघर्ष करेगी, कैसे अपना जीवन देखेगी ये। शरीर से भी वीक है, और जब ये होता है तो बीमारी पड़ जाती है। बेचारी लगातार कॉलेज जाती थी कि मतलब स्कूल में कहा गया था 70% अटेंडेंस आएगा तो स्कॉलरशिप मिलेगा। इसकी छुट्टियां चालू हो गई। अब रोना धोना बंद करो, नहीं तो स्कूल में तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। कितनी उम्र है?
18 साल। कोई बात नहीं, अब दिक्कत नहीं आएगी, चिंता ना करो, ठीक है। घर वाले तो पढ़ा ही नहीं रहे थे जबरदस्ती, मतलब उसको लोकल स्कूल में पढ़ा रहे थे, अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, लखनऊ में पीजी कॉलेज में जा रही है, जहाँ जल्दी एडमिशन नहीं होता, अच्छे कॉलेज में नाम आ रहा है। इसने कहा पापा मैं स्कॉलरशिप पाऊंगी आपको दे दूंगी, ज्यादा नहीं, 25-26 हजार एक साल का लगता है, और मुझे 25 हजार स्कॉलरशिप मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगी और मुझे पढ़ाओ। बस और कुछ? नहीं बस। और बोलना है कुछ? नहीं। ठीक है, देख घर में सांप घुसा पीछे। छोटा सा सांप तो है, ये घूमता रहता है मेरे पीछे, अभी सो रहा है तो मैं इतना अच्छा से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, नहीं तो चढ़ा ही रहता है मेरे खोपड़ी पे। ऐसा है, इस बच्ची को नियमित रूप से मासिक धर्म आने से 2-3 दिन पहले, मतलब आइडिया तो लग ही जाता है कि मैं मासिक धर्म आना है। वजन वजन कितना है? वजन 30-35 के आसपास होगा। 30-35, 18 किलो। सूखी हड्डी दिखती होगी। हाँ, और उम्र मैं बहुत कम बताती हूँ, लोग पूछते हैं तो मैं 15-16 ऐसे ही कहती हूँ, कि लोग कहते हैं हाय तू क्या है, क्या खिलाती हो, हम्म। मैं तो अपना तो केयर कर लेती हूँ, लेकिन वही अब सुबह चली जाती 9 बजे, शाम को आती 5:30 बजे, तो मैं सुबह दाल चावल रोटी सब्जी 8 बजे तक बना देती हूँ, कहती हूँ बेटा नाश्ता नहीं भरपेट खाना खाया करो, खाने से सेहत बनती है, तो खाना ही खिला के भेजती हूँ। 5:30 बजे आती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा खाना लेके जाया करो, ले नहीं जाती है खाना, शाम को आती है फिर खाती है, फिर रात को मैं बना के खिलाती हूँ, मगर उसका शरीर अच्छा नहीं हो रहा है। भूख मार रही है। अगर दिन में खाना नहीं खाएगी, पढ़ाई करेगी, भूख मार रही है अपने। क्या उसको दिया, बताऊं। आप एक बार समझाओ, शायद आग में कहना मान जाए। घर वाले मेरे अच्छे नहीं है, उल्टी सीधी शादी कर देंगे इधर उधर, देखने में अच्छी रहेगी, सेहत ठीक ठाक रहेगा तो शायद इसका अच्छा घर बस जाए। घर वाले कहीं भी डाल देते हैं, 3 नंदों की शादी कर दी है मेरे ससुर जी, तीनों की बेकार शादी हुई, एक नंद हमारी घुट घुट के खत्म हो गई। मैं लखनऊ में रहती हूँ तो लड़कियां भी कहती है जहां मैं रहती हूँ वही हम लोग का घर बसाओ ना, गाँव में क्यों डालते हो। तो मेरी बेटे को भी ये लोग डाल देंगे, ससुर जी तो पढ़ा ही नहीं रहे थे इसको, ये तो स्कॉलरशिप की वजह से ये जाती है, कि मैं तो अपनी फीस दे ही दूंगी ना, इतने जोश के जा रही थी, लेकिन अब फिर लटक गई। खुशी, देखो दीदी आई है, खुशी उठ जा, देखिए सो रही है। ए खुशी, देखो गोविंद नहीं आए, वो देखिए वो भी उठ गया, तो सो रहा था। नमस्ते कर लो खुशी। खुश रहो। क्या हो रहा है बेटा? पेट में दर्द हो पेट में दर्द हो रहा है, और? दीदी इसको गर्म पानी में घी डाल के पिलाई हो? हाँ कल भी दिया था, आज भी दिया है। कुछ ना पीने के बाद अच्छा आराम मिला था? आराम मिलता है कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत मिलता है। हाँ जी। मिलता है। ऐसा है, मम्मी सुबह सुबह हलवा बनाती है मेथी का, हाँ। वो हलवा लेके जाया करो, और शाम को मतलब वहां से जब निकलती हो कॉलेज से तो खा लिया करो, थोड़ा सा तो 2-4 चम्मच यहीं से खा के जाया करो, और फिर बाकी इसको शाम के लिए दे देना दीदी। अच्छा, मैं तो 7 बजे कंप्लीट कर देती हूँ, हलवा हलवा 7 बजे खा लेती हूँ मैं। हाँ तो 7 बजे इसको 2 चम्मच तो इसको दे दो, उसमें से थोड़ा सा खा के पीछे से हल्का सा आधा कप दूध पी लेगी, ठीक है। अच्छा। और इसको और 2-4 चम्मच एक छोटी सी कटोरी में दे देना, वो शाम को वहीं खा लेगी, जैसे 2 बजे 2:30 बजे
अब या तो इसको ना लड्डू जैसा बना लो पहले ही, मतलब अच्छे से थोड़ा सा ज्यादा बना के रख लो, खोआ टाइप का बना के रख लो अपना, खराब नहीं होगा। ठीक है। और इसको सुबह शाम में दो, और रात को इसको अश्वगंधा और शतावरी, अश्वगंधा, शतावरी, मिश्री, बादाम का पाउडर, थोड़ा ही बनाना पहले, जैसे 2-4 चम्मच 10 चम्मच मिला मिला के, 2-2 चम्मच 4-4 चम्मच मिला के रखना। और उसको बना के 1 चम्मच रात को, रोज 1 चम्मच रात को हल्के गुनगुने दूध से दे के सुलाओ। ठीक है। ये ठीक है। सारी चीजें हैं, इसका जो मेन कारण है वो कमजोरी है, शरीर में कमजोरी है। इनसे पूछे भैया खाएंगी ना ये सब सारी चीजें? और इसकी माँ खाती है वो भी खाएगी। खाना तो खाती ही नहीं है, बचपन में तो सहेली को टिफिन खिलाती थी, खाती ही नहीं थी। शुरू से इसने खाने की से बहुत लापरवाही किया है। अपने हर खाने में एक चटनी बना के जरूर रखो, अदरक, धनिया, पुदीना, लहसुन, नमक, नींबू, काली मिर्च, इसकी चटनी बना के हर खाने में। चटनी चाहे जैसे होता है ना सब्जी में, हमारे यहाँ गाँव में कहते थे भाई चावल दाल और घी डाल देते हैं, थोड़ा सा अचार, एक चाहे जैसा भी हो, सूखा हो जैसा भी हो, एक अचार चावल के ऊपर जरूर रखा जाता था। उसी तरीके से चटनी रखनी है। चटनी भैया मैंने आंवले का बना रखा है। अब उस आमले में फिर लहसुन और अदरक और मिला दो। हाँ, लहसुन अदरक डाला था, धनिया की पत्ती तो नहीं डाला था, और पुदीना धनिया की पत्ती नहीं डाला था, और सब कुछ डाला है मैंने, क्योंकि घर वालों को चटनी बहुत पसंद है। और चटनी इसको पहले चाटना है इसको स्पेशली, बाकी तो जिनके देखो जी भूख लगती है वो तो कैसे भी खा लें, चटनी के साथ बना के खा लें, लेकिन जिनको भूख नहीं लगती, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, उन्हें पहले इसको चाटना है, उसके बाद खाना शुरू करना है। बहुत अच्छी चटनी है। ठीक है। और इसका एक तो मेथी वाला हलवा, जो क्योंकि आप अपने लिए बना रही हो तो उसी में से इसको भी दे दो। ठीक है, अलग से करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अगर अब भैया इतना दिन मैंने खा लिया, अभी इसको खिला देती हूँ 1 महीना अच्छे से। हाँ, एक खिला दो 1 महीना अच्छे से, बम बम। और मैं लहसुन वाला दूध पी लिया करूंगी बना के रात में डेली, ठंड के लिए। हाँ, आप लहसुन वाला दूध पिए, अभी पी रही हो ना लहसुन वाला दूध। हाँ हाँ, पी रहा। अब मैं नंगे पैर चलती हूँ सुबह, अब ठंड नहीं लगता है। हम्म, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद भैया, धन्यवाद दीदी। रेखा सिंह, रेखा सिंह, ऐसा है जिनके भी अब सवाल रह गए, शाम को मिलते हैं 8 बजे। ठीक है। अमृता बहन, आप अब शाम को 8 बजे जरूर बोलना। रेखा सिंह, साधना मिश्रा, आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े और खुश रहो। देखिए अभी जो अपेक्षा गुप्ता जी ने कहा किया ना, इन्होंने चिंता कर रही हैं, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, चिंतन, चिंतन करना है। चलिए रेखा दीदी तो आ गई हैं, आपका ले लूं, शाम को ले दीजिए अगर कोई दिक्कत ना हो तो। कोई जरूरी है बहुत? ले ली। शाम को 8 बजे वंदे मातरम भैया। जी वंदे मातरम। भैया एक लेडीज कटी है, निकाल दो। उनको यहाँ पे गिर, तो उसका इलाज बता दीजिए। कटी निकालो उसके। अरंड का तेल, अरंड का एक काम करो, घर में हल्दी और एलोवेरा होगा, हल्दी और एलोवेरा का लेप बना के वहां लगाओ, हल्दी और एलोवेरा का। जी यहाँ पे हाँ जी, ऐसे गिल्टी। ऊपर से है भैया गिल्टी यहाँ पे, और जैसे खाना खाती है वैसा दर्द नहीं होता है, बस वैसे गिल्टी ही है। हाँ जी, हल्दी और एलोवेरा का लेप लगाइए। ठीक है। जी जी भैया जी। और भैया एक मेरा बेटा है, हम्म, आवाज जा रही भैया? हाँ जी जा तो रही। वो मतलब शुद्ध बोल नहीं पाता, जैसे जैसे तोतला टाइप का नहीं होता है, कितनी उम्र है? तो उसकी आवाज स्पष्ट नहीं होती। कितनी उम्र है? 12 साल। उसको दालचीनी का टुकड़ा मुंह में दीजिए चूसने को, दालचीनी का जी। छोटा सा टुकड़ा, उसको कम से कम रात को सोने से जैसे मुंह में रख के सो जाए।
और जैसे दिन में भी देना है ये रात में? नहीं, अगर सुबह शाम दे दे तो सोने पे सुहागा। जी जी भैया जी। जी, चलिए मिलते हैं शाम को 8 बजे की मीटिंग में। आ, सभी को दे सकते हैं, जो बच्चे तोतलापन में आ रहा हो तो दालचीनी का जो छोटा सा टुकड़ा है, क्योंकि जी एकदम बहुत ही बारीक टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, जो बहुत ज्यादा छोटा बच्चा है उसको तो घीस दीजिए पानी में, और वो पानी उसके जीभ पे मल दीजिए। और जो बच्चे बड़े हैं, जैसे जो चार आप, जी जो ऊपर जो जीभ कह के बोलते नहीं, जैसे डा है टा है, यही सब शब्द नहीं बोल पाता है। तो इसका सबसे अच्छा यही है कि मतलब जो बड़े हैं जो मुंह में रख के चूस सकते हैं वो चूसें, जो नहीं चूस सकते छोटे बच्चे उनको पानी में घीस के वो पानी उसके जीभ पे मल दीजिए। जी जी जी। मिलते हैं शाम को 8 बजे। वंदे मातरम।